दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनके जीवन परिचय कैसा था, क्या था, है ना। उसके संबंध में आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पे 1889 1889 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पे 1964 में, है ना। 1964 में उनके मतलब बोलना चाहिए मृत्यु हुई थी। तो ये जो अपना जो प्रस्तुत PDF जो लिया गया है, ये कलाम एकेडमी से लिया गया है ना, जो जयपुर के एक प्रतिष्ठित संस्थान है। तो उनके PDF से मैं आज को आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो देखिए 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, किसका, जवाहरलाल नेहरू का। जबकि 14 अप्रैल को किसका जन्म हुआ था, यहाँ पे अंबेडकर का जन्म हुआ था। अप्रैल से और से अंबेडकर, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर का जन्म हुआ था। अंबेडकर जयंती दिन छुट्टी रहती है। वैसे ही यहाँ पे 14 नवंबर 1889 किसका हुआ था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, ठीक है। उनके पिताजी कौन थे, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यहाँ पे बहुत बड़े मतलब बोलना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बोलना चाहिए। यहाँ पे देश की आज़ादी के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। और उनकी माता का नाम यहाँ पे स्वरूपा रानी था, है ना। और तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और रूपा रानी के यहाँ आनंद भवन इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद से इनकी जड़ जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो जहाँ से जड़ जुड़ी रहती है वहाँ से अगर इंसान निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है ना। तो ये हो गया। 16 वर्ष की आयु में वह आगे की शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए, है ना। क्योंकि अगर राजनीति में आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जड़ से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जड़ से आप जुड़े हैं तो उससे क्या रहेगा, आपका यहाँ पे राजनीतिक जो प्रसिद्धि आपकी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये इलाहाबाद से ही मतलब इनका जन्म हुआ और इलाहाबाद से ये राजनीति में भी आए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 16 वर्ष की आयु में, अब यहाँ 16 वर्ष है तो इंडिया में ही रहकर पढ़े, इलाहाबाद में जैसा भी है। और 16 वर्ष की आयु के बाद वो आगे की शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, यहाँ पे इंग्लैंड। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वकालत, है ना, मतलब वकील कौन थे, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। भारत आकर वे सार्वजनिक जीवन की दिशा में मुड़ गए, है ना। अब भारत आया तो वो सार्वजनिक जीवन, अब यहाँ पे समाज का कल्याण करना है, सार्वजनिक जीवन में क्या करना है, कल्याण करना है। इसलिए अब देखिए वकील बन गए और वकालत करने के बाद, है ना, उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे सार्वजनिक आंदोलन की भूख के उनके मन में क्या हो जाती है, जाग जाती है ना। जो भी वकालत करता है, बहुत सारे अपने जो बोलना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं यहाँ पे, या जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, वे क्या करते थे, यहाँ पे ब्रिटेन जाके वकालत ही करते थे। जिसमें तिलक भी शामिल है ना, गांधी शामिल है ना, महात्मा गांधी। अंबेडकर को भी आप बोल सकते हैं ना, नहीं अंबेडकर शायद तक नहीं किए थे, है ना। इसमें पर यहाँ पे तिलक और गांधी जी तो हैं ही हैं, है ना। अब देखिए 1918 में वे कांग्रेस की महासमिति के सदस्य चुने गए, ठीक है। अब कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई भैया यहाँ पे ना। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन से कर, है ना, मतलब असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं पाई। मतलब ये बोला मैंने, यहाँ पे सार्वजनिक जीवन की ओर मुड़ गए थे भारत आने के बाद। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने क्या किया, अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। 1927 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे साम्राज्यवाद किसने फैलाया था, यहाँ पे अंग्रेजों ने फैलाया था। कहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे एशियाई देशों में। तो अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार भारत में कर लिया था और भारत को आज़ाद नहीं कर रहे थे, उनको अपना स्वराज नहीं दे रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जिनेवा में जो साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1927 के आसपास रूस भी गए थे, है ना, रसिया भी गए थे, है ना, 1927 में। और उधर से जिनेवा भी चले गए होंगे। तो जिनेवा में यहाँ पे साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। वे 4 बार कांग्रेस पार्टी क्या बने, यहाँ पे अध्यक्ष रहे, कितने, 4 बार रहे, है ना। और भारतीय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने ही नए भारतीय संविधान बनाने के लिए यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और उनको कब दिया था, 13 दिसंबर 1946, है ना। 13 दिसंबर क्या बोला मैंने, यहाँ पे 1946 1946 को उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव दिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इसी पद पर रहे, है ना। स्वतंत्र भारत के क्या बोला मैंने, यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1964 तक के, मतलब 1964 तक के जब उनकी मृत्यु हुई तब तक के वे भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक में थे, एक थे, ठीक है। यहाँ पे प्रभावशाली राजनीतिक इसलिए थे क्योंकि उन्होंने विज्ञानवाद की, उनको क्या हो गया था, यहाँ पे पकड़ हो गई थी ना। नेहरू ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे, पहला सामाजिक, दूसरा यहाँ पे आर्थिक और तीसरा राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया एवं कार्यक्रम को गहरे रूप से क्या किया, प्रभावित किया। प्रखर अंतर्राष्ट्रीयवादी होने के बावजूद, मतलब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तरफ बहुत घूमे थे, रूस गए थे, जिनेवा गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके मन में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो होने वाले मतलब जो क्रियाकलाप हैं उनके अंतर्गत गहरी मतलब झलक उनके अंतर्गत आ गई थी। और उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीयवाद से होने वाली झलकियों को कहाँ किया, भारत में अप्लाई करने का क्या किया, यहाँ पे प्रयास किया, ताकि भारत में भी यहाँ पे साम्राज्यवाद को खत्म करके यहाँ पे राष्ट्रवाद की अलग जगाई जा सके।
है ना। अब देखिए यहाँ पे नेहरू जी की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद की धारा परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से मिश्रित है। मतलब राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्या है यहाँ पे मिश्रित है ना। ये मिश्रित से वर्ड बहुत बार आएगा, ये मिश्रित की ही ज़्यादा बात करते थे नेहरू ने, है ना। नेहरू ने सहिष्णुता और संश्लेषण, है ना, सॉरी, नेहरू ने सहिष्णुता और संश्लेषण की परंपरा में समकालीन धर्मनिरपेक्षता के राजनीतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पे सभी धर्म समान हैं, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। पर यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का वकालत कौन नहीं करते थे? गांधी जी नहीं करते थे ना। गांधी जी से विपरीत यहाँ पे धर्म और राजनीति को अलग अलग बताते थे। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षवाद आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। क्या लोकतंत्र भी जुड़ा है, समाजवाद भी जुड़ा है और धर्मनिरपेक्षवाद आपस में जुड़ा हुआ है, तथा ये संयुक्त रूप से एक ऐसे मजबूत भारत की नींव रखेंगे जो मानव की महत्ता तथा उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर आधारित है ना। ये ऐसे संयुक्त रूप से एक ऐसे मजबूत भारत की नींव रखेंगे जो मानव की महत्ता और उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर क्या हो, आधारित हो ना। मतलब मानव की महत्ता भी इंपॉर्टेंट है उसमें, और उसका व्यक्तित्व भी इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें गरीबों और दलितों का क्या होगा, जीवन स्तर क्या होगा, सुधरेगा। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना, नेहरू जी के लिए भारत के ऋतुराज बोलते हैं। किसको, है ना, नेहरू को। और आचार्य नरेंद्र देव के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब आचार्य नरेंद्र देव के लिए लोकतांत्रिक समाज के प्रतीक कौन है यहाँ पे, नेहरू है ना। मतलब समाजवाद तो है पर वो कैसा है, लोकतांत्रिक है ना। तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, नेहरू जी के लिए बोलते हैं। और टेनिसन ने क्या बोलते हैं, टेनिसन क्या बोलते हैं, टेनिसन के अनुसार नेहरू ने न केवल भारत को संत कराया अपितु आने वाले वर्षों में भारत के मार्ग भी निर्धारित किया, है ना। मतलब नेहरू ने भारत को संत कराने के साथ साथ यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भारत का मार्ग भी क्या किया है, निर्धारित किया है। मतलब स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे रास्ता, भारत के लिए रास्ता किसने निर्माण किया यहाँ पे, मतलब नेहरू ने किया। ये कौन बोलते हैं, टेनिसन बोलते हैं। 1945 में शिमला सम्मेलन में भाग लिया और आज़ाद हिंद सेना की रिहाई हेतु क्या किया यहाँ पे, कार्य किया। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो आज़ाद हिंद सेना के लिए जो मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे वकालत की उन्होंने यहाँ पे रिहाई के लिए, किसने की, नेहरू ने की। और 1945 में शिमला सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, भाग लिया। और आज़ाद हिंद सेना की रिहाई होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत जोर दिया उन्होंने, है ना। और मोतीलाल नेहरू के पुत्र बचपन इलाहाबाद के आनंद भवन बीता, मैंने बताया पहले ही पढ़ चुके हैं। शिक्षा इंग्लैंड में हुई, मैंने ये भी बताया 16 साल की एज के बाद वो कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। और उन्होंने हैरा स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, देखिए हैरा स्कूल में यहाँ पे बोलना चाहिए 11वीं और 12वीं उन्होंने पढ़ा था जहाँ तक के, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या किया, कॉलेज की पढ़ाई की। और उसके बाद वकालत करके भारत आ गए और सार्वजनिक जीवन में क्या कर लिया, यहाँ पे उन्होंने कदम रख लिया। 1936 में नेहरू ने संविधान सभा की मांग उठाते हुए कहा कि हाँ, 1936 में संविधान सभा की मांग उठा दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा 1946-47 के भारत की स्वतंत्रता के बाद बनी, पर 1936 में ही उन्होंने संविधान सभा की मांग उठा दी। और उन्होंने क्या कहा कि हमारा राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याओं का एकमात्र समाधान यही संविधान सभा होगी, है ना। हमारे पास क्या है, यहाँ पे राजनीतिक दिक्कतें भी हैं, सांप्रदायिक दिक्कतें भी हैं, और राजनीतिक और सांप्रदायिक दिक्कतों को दूर करने का सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है, यहाँ पे संविधान सभा। वह वैश्य मताधिकार की विधि से लोकतांत्रिक, है ना, आधार पर निर्वाचन हो, ऐसा चाहते थे ना। वैश्य मताधिकार हो मतलब 18+ के लोग ही क्या डाले, यहाँ पे वोट डाले, और क्या हो, यहाँ पे लोकतांत्रिक आधार पर वोटिंग हो, और उसके आधार पर चुने हुए नेता या मंत्री आए, और वो हमारे देश में क्या करें, यहाँ पे, है ना, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की क्या फूके, यहाँ पे बिगुल फूके। तो ये ऐसा उन्होंने बोला। और देखिए यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, भारत एक खोज, है ना, भारत एक खोज एक दूरदर्शन में चैनल भी आता था ना। दूरदर्शन में एक यहाँ पे सीरियल आता था, सॉरी चैनल बोल रहा हूँ मैं, दूरदर्शन में सीरियल आता था भारत एक खोज। तो भारत एक खोज में पूरे यहाँ पे इतिहास वर्णन किया गया है ना। मतलब यहाँ पे वैदिक काल से लेके पूरा यहाँ पे संत तक के जो यहाँ पे उल्लेख किया गया है, वो उन्होंने यहाँ पे अहमदाबाद किले में जब जेल में थे तब उन्होंने लिखी। और वहाँ पे ये जो बुक उन्होंने लिखी यहाँ पे, है ना, तो इसको यहाँ पे अहमदाबाद के नगर के, सॉरी अहमदनगर के कैदियों क्या किया, उन्होंने समर्पित किया, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए मृत्यु के समय इनकी टेबल पर यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द वुड्स आर लवली, है ना, मतलब जो लकड़ियाँ हैं वो प्यारी है, डार्क एंड डीप है, मतलब यहाँ पे लवली है ना, और यहाँ पे डार्क और डीप है, ऐसी पंक्तियाँ उन्होंने यहाँ पे लिखी। असहयोग आंदोलन के दौरान वो कहाँ थे, लखनऊ जेल में गए, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ गए, लखनऊ जेल में गए। उसके बाद क्या जगह, सविनय आंदोलन के बाद यहाँ पे इलाहाबाद की नैनी जेल में। देखिए अब सविनय आंदोलन अपने घर के पास जेल कौन सा, नैनी जेल में गए। और भारत छोड़ो आंदोलन समय कहाँ गए, यहाँ पे अहमदनगर किला, है ना। अब देखिए 1942 के आसपास यहाँ पे, है ना, अहमदनगर किले में वो थे, है ना। वही मैंने बोला यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने बुक लिखी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक लिखी है उन्होंने यहाँ पे कब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने बुक लिखी है अपना 1946 में। ये बुक लिखी 1946 में, तो मतलब माना जा सकता है कि 1946 में आसपास अहमदनगर किले में जो उन्होंने कैदियों के साथ समय बिताया भारत छोड़ो आंदोलन समय, तो उसको उन्होंने समर्पित किया, है ना। क्योंकि देखा होगा उनकी दुर्दशा बहुत ही खराब थी, है ना, मतलब दुर्दशा सही नहीं थी उनकी यहाँ पे, और अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे, है ना। तो उनको यह बुक उन्होंने क्या की, समर्पित करी, है ना।
तो असहयोग आंदोलन का दौरान कहाँ, लखनऊ जेल, उत्तर प्रदेश, सविनय के आंदोलन दौरान इलाहाबाद की नैनी जेल, और भारत छोड़ो आंदोलन दौरान क्या बोला यहाँ पे, अहमदनगर जेल किले में वो थे, है ना। 1934-35 के आसपास अल्मोड़ा जेल में नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब खुद की बायोग्राफी लिखी, और उसके 1936 में इसको प्रकाशित करवाया, है ना। तो 1934-35 में क्या लिखा है यहाँ पे, ऑटोबायोग्राफी लिखी, और 1936 में प्रकाशित करवाया, जिसका नाम टूवर्ड्स फ्रीडम, है ना, टूवांस, है ना, टूवांस, है ना, टूवांस फ्रीडम, यहाँ पे एक बुक लिखी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, है ना। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, 1925 में कांग्रेस, सॉरी 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या बनाया, यहाँ पे अध्यक्ष बनाया, और इसी की रूपरेखा यहाँ पे 1950 में जब अपने यहाँ पे योजना आयोग बनाएंगे, उसकी रूपरेखा कहाँ से रखेंगे, यहाँ पे गांधी जी बाद में रखेंगे, है ना। 1950 में योजना आयोग ने किसने रखा, गांधी जी ने रखा। तो ये इसके बीच कहाँ से फूटे, यहाँ बोलना चाहिए 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या बनाया, यहाँ पे अध्यक्ष बनाया, मतलब राष्ट्रीय रूप से नियोजन मतलब योजना बनाना, है ना। नियोजन मतलब क्या करना, योजना बनाना। तो वो यहाँ से कहीं ना कहीं बीच फूटे, और ऐसा बोला जाता है कि नेहरू अपनी युवा अवस्था में कुछ समय के लिए एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी क्या हुए, जुड़े रहे। 1912 में पहली बार कांग्रेस के बांदीपुर अधिवेशन के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, है ना। तो देखिए 1918 में तो कांग्रेस के महासचिव बन गए थे वो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अगर कांग्रेस में एंट्री करी तो 1912 में उन्होंने की, क्योंकि भारत आ गए थे और सार्वजनिक जीवन में, है ना, कूद गए थे। 1912 में पहली बार कांग्रेस के बांदीपुर अधिवेशन में क्या बोले, यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए, एक प्रतिनिधि, है ना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात हुई। ये लखनऊ अधिवेशन वही है जिसमें गरम दल नरम दल एक हुए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता स्थापित हुई थी यहाँ पे इन्हीं बिसेंट के प्रयासों से, है ना। 1918 में कांग्रेस के महासचिव समिति के सदस्य चुने गए, है ना। ये मैंने पहले ही बताया यहाँ पे 1918 में कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने गए, और 1922 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने। ये देखिए अब यहाँ पे राजनीति में इंटर कर गए। मैं बोला यहाँ पे जड़ इनकी इलाहाबाद से जुड़ी हुई थी, और इलाहाबाद में ही क्या बन गए, यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए, और 1922-1925 तक के अध्यक्ष रहे। अब इनमें राजनीति के बीच फूट जाएंगे भैया आप, है ना। 1927 में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने यहाँ पे जिनेवा में, मैं बताया इसको पहले बता चुका हूँ, साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद फैला रखा था कहाँ, भारत में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, सब देशों को क्या करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए, उनको अपना उपनिवेश बना के नहीं रखना चाहिए, ऐसा वो बोले, है ना। इस सम्मेलन के सह अध्यक्ष भी चुने गए थे, ठीक है भाई। 1927 में यहाँ पे मद्रास अधिवेशन में पहली बार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी है। हमको यहाँ पे स्वराज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। स्वराज की मांग कौन करे थे, 1920 में जिनकी मृत्यु हुई, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे स्वराज की मांग करे थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, पर वो यहाँ पे अब स्वराज की मांग नहीं करे। अब उन्होंने 1927 सीधा मद्रास अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात रख दी। पहली बार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले कौन थे, यहाँ पे नेहरू थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, है ना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। यहाँ पे उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज का खिलाफत किया कि अपने स्वराज तो चाहिए ही नहीं भैया, अब हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना। और उन्होंने इसके लिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस लीग की क्या की, यहाँ पे स्थापना की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ पे औपनिवेशिक स्वराज छोड़कर यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी, और उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की क्या किया, स्थापना की। सरदार पटेल के विपरीत नेहरू भारतीय लोक सेवा ICS के विरोधी थे, है ना। सरदार पटेल के विपरीत नेहरू क्या बोला मैंने यहाँ पे, भारतीय लोक सेवा ICS के विरोध, क्योंकि ICS परीक्षा उस समय बहुत ही कठिन परीक्षा थी, और इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे दाव पेच रखे गए थे जो यहाँ पे जो मतलब बोलना चाहिए इलीट लोग, है ना, जो इलाइट लोग रहते हैं उन्हीं लोग ही इस एग्जाम में बैठ सकते थे। और इसकी उम्र इतनी कम थी कि यहाँ पे बोलना चाहिए कि मतलब जो नॉर्मल भारतीय इंसान है वो इसको ICS परीक्षा पास ही नहीं कर पाता, तो इसका वो विरोधी थे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ बनी अंतरिम सरकार, जिसमें अध्यक्ष गवर्नर जनरल थे और नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था, और उन्हें यहाँ पे 1946 में कैबिनेट मिशन में परराष्ट्र विभाग का प्रभार उनको सौंपा गया। 1947 में मृत्यु पर्यंत नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहे, है ना। तो 1947 से बोलना चाहिए यहाँ पे मृत्यु तक के, मतलब 1947 से 1964 तक के यहाँ पे कहीं ना कहीं बोलना चाहिए अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने और विदेश मंत्री रहे। पंचशील समझौता उन्होंने 1954 में किया, किससे, मतलब अन्य देशों के साथ यहाँ पे गुट निरपेक्ष नीति उन्होंने अपनाई यहाँ पे, और गुट निरपेक्ष वाली विदेश नीति के संदर्भ उन्होंने कहा था कि आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखें, मतलब यहाँ पे ना हम अमेरिका तरफ जाए ना ही रसिया तरफ जाए, है ना। हम यहाँ पे न हम महाशक्तियों में किसी भी, ना अमेरिका की महाशक्ति और न ही रसिया की महाशक्ति में शामिल होंगे, हम अलग रहेंगे, हम अलग गुट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, हम न अमेरिका के हैं न रसिया के हैं। इस टाइप से उन्होंने यहाँ पे गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। और पंचशील समझौता उन्होंने किससे किया था, चाइना के साथ किया था, है ना। तो चाइना के साथ किया था, पर इसको बाद में ये पंचशील समझौता यहाँ पे चाइना नहीं मानता है, और 1962 में क्या हो जाता है, यहाँ पे भारत और चाइना युद्ध हो जाता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, है ना।
जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या था, पूरक था, मतलब प्रस्तावना की जो उत्पत्ति हुई यहीं हुई माना जाता है ना, उद्देश्य प्रस्ताव से। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की मध्य रात्रि को दिया भाषण यहाँ पे, है ना। अब देखिए 15 अगस्त 1947 मतलब 14 अगस्त की रात्रि को उन्होंने क्या बोलते हैं, देखिए बहुत मजेदार बात बोली उन्होंने यहाँ पे, भाग्य वधु के साथ चिर प्रसिद्ध मुलाकात, मतलब वो भाग्य वधु के साथ क्या करना चाहते थे, बहू के साथ यहाँ पे मुलाकात करना चाहते थे। बहू क्या है यहाँ पे, भाग्य वधु कौन है यहाँ पे, बहू कौन है, अपनी भारत माता की स्वतंत्रता है, और उससे तो अपने क्या होने वाली है, कल मुलाकात होने वाली है। तो इसी के उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब यहाँ पे इसका हिंदी रूपांतर करेंगे तो भाग्य वधु के साथ चिरपरिचित मुलाकात। उन्होंने यहाँ पे जो उनका भाषण दिया गया वो बहुत ही मतलब होना चाहिए, अभी तक यादगार है। 1950 में मैंने बोला यहाँ पे योजना आयोग, जिसकी नींव 1938 में पड़ गई थी, है ना। ये मैंने बोला यहाँ पे योजना आयोग को उन्होंने यहाँ पे मतलब रूपरेखा रखी, और योजना आयोग को यहाँ पे तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई क्या बोलते हैं यहाँ पे, समानांतर मंत्रिमंडल कह के क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, है ना। तो योजना आयोग क्या है यहाँ पे, समानांतर मंत्रिमंडल इसको बोला, किसने, तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने बोला, और यहाँ पे समानांतर मंत्रिमंडल बोलकर यहाँ पे त्यागपत्र दे दिया था, किसने, जॉन मथाई ने। नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि जिन 3 व्यक्ति ने मेरे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डाला उसमें मेरे पिता मोतीलाल नेहरू है। तो मोतीलाल नेहरू से उनको क्या मिली यहाँ पे, जिजीविका मिली, है ना, जिजीविका मिली यहाँ पे किसको, नेहरू को। गांधी जी से क्या मिली यहाँ पे, गांधी जी से मानवतावाद, है ना, मानवतावाद का पाठ किससे पढ़ा यहाँ पे, मानवतावाद का पाठ यहाँ पे गांधी जी से पढ़ा यहाँ पे। और है ना रविन्द्रनाथ ठाकुर से यहाँ पे क्या मिला उनको, यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, ये क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर से यहाँ पे उनको यहाँ पे विश्व बंधुत्व, है ना, विश्व बंधुत्व क्या मिला यहाँ पे, बोलना चाहिए यहाँ पे प्रभाव उनके जीवन में पड़ा, है ना, विश्व बंधुत्व, है ना। तो ये हो गया विश्व बंधुत्व, मतलब वसुधैव कुटुंब का मतलब पूरा समाज मतलब यहाँ पे एक है, और सभी को यहाँ पे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहने की आवश्यकता है। 1952 में ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाने तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1955 में भारत रत्न मिल गया। गांधी जी की नीतियों के विपरीत, मतलब गांधी जी यहाँ पे कुटीर उद्योग और चरखा उद्योग को यहाँ पे प्रश्रय देते, पर गांधी जी ने क्या किया यहाँ पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1957 से 1967 तक यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महाबलोनित मॉडल दिया, है ना। तो उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, महाबलोनित मॉडल दिया, और इसी के तहत यहाँ पे बीएसपी की स्थापना उन्होंने करी कि भारी उद्योग बनने चाहिए यहाँ पे, इसी से लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों को उन्होंने विचरण किया था, और उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, कुटीर उद्योग से भारत विकास होने वाला नहीं है, चरखा उद्योग से भारत का विकास होने वाला नहीं है। जब तक हम बड़े उद्योग स्थापित नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे भारत का विकास नहीं हो सकता। गांधी जी ने अपने इस शिष्य के लिए कहा करते थे, मतलब गांधी जी यहाँ पे नेहरू के लिए क्या बोलते थे, नेहरू जी यहाँ पे गांधी जी के शिष्य थे, तो वो क्या बोलते थे कि इनका भविष्य निदान क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, उज्जवल है, उनकी सच्चाई संदेह से परे, मतलब संदेह, उनकी सच्चाई पर संदेह नहीं किया जा सकता, और राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है, मतलब यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम परफेक्ट है ना। अब देखिए यहाँ पे नेहरू द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई यहाँ पे, 1929 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन यहाँ पे, लाहौर कहाँ पे है, अपना पाकिस्तान में है। तो रावी नदी के तट पर हुए इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उन्होंने रखा, और यहाँ पे समाजवादी विचारों को क्या किया हमें उन्होंने व्यक्त किया, है ना। 1936 में फिर लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किया। 1937 में फैजपुर बंगाल अधिवेशन, जो एक गाँव हुआ था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की, है ना। फैजपुर कहाँ पे, बंगाल में है। 1948 में फिर 1 महीने के बाद अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष बने, किंतु इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता के बाद भी नेहरू यहाँ पर 1951 से 1954 तक यहाँ पे कांग्रेस 3 साल तक अध्यक्ष बने रहे, मतलब 4 बार करीबन क्या बनना चाहिए, अध्यक्ष बने हैं। स्वतंत्रता के बाद भी अध्यक्ष बने, पहले तो यहाँ पे क्या बोला 1929, फिर 1936, 1937, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद है यहाँ पे 1954 से 1951 से 1954 तक के 3 साल तक अध्यक्ष रहे। गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 में यहाँ पे बेलगांव सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता की, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे 1924 में बेलगांव सम्मेलन में कांग्रेस की क्या किए थे, यहाँ पे अध्यक्षता करी थी गांधी जी ने, है ना। ये गांधी जी की बात करा। बुक देखते हैं, प्रमुख रचना यहाँ पे सोवियत रूस, है ना। मैंने बोला 1927 में रूस की यात्रा की थी यहाँ पे, और वहाँ के चीज़ों को भारत में लाने का प्रयास किया था, ताकि यहाँ पे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सके, है ना। सोवियत रूस 1928 एक बुक लिखी, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हर डाटर, मतलब इंदिरा गांधी को उन्होंने क्या लिखा था यहाँ पे, लेटर लिखा था, कब, यहाँ पे 1929 में। वैसे ही यहाँ पे लेटर लिखेंगे 1963 में, लेटर टू हर सिस्टर, और 1963 में लिखा उन्होंने, है ना। तो ये दो चीज़ के एक साथ पढ़ेगा तो कनेक्ट हो जाएगा। एंड ऑटोबायोग्राफी बोला मैंने आपको 1936 में लिखा है यहाँ पे, है ना। ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम ऐसा लिखा था उन्होंने यहाँ पे, 1936 में इसको प्रकाशन करवाया था। और यहाँ पे ये वही है, ऑटोबायोग्राफी का नाम ही क्या है यहाँ पे, टूवर्ड्स फ्रीडम 1936। इंडिया एंड द वर्ल्ड यहाँ पे 1936 में लिखा यहाँ पे, मतलब भारत और वर्ल्ड को आप कैसे कनेक्ट करेंगे उसके बारे में उन्होंने 1936 में लिखा। द यूनिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे एकता 1941 में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में लिखा। भारत एक खोज। अ बंच ऑफ लेटर कब लिखा, 1958 में, है ना। अब बंच ऑफ लेटर कब लिखा यहाँ पे,
58 में लिखा नेहरू पर लिखी गई पुस्तकें कौन कौन किसने लिखा है यहाँ पे, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे, नेहरू और पॉलिटिकल बायोग्राफी, किसने लिखी है यहाँ पे, माइकल ब्रेसर, मतलब ब्रश करके मैंने इसको याद किया था, माइकल ब्रेसर, है ना। तो ये हो गया अपना। और नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया किसने लिखा, शशि थरूर ने लिखा, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है शशि थरूर, इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है शशि थरूर जी की। तो नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, है ना, यह इन्वेंशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया को जिन्होंने बनाया, इंडिया का इन्वेंशन किया, इंडिया की खोज करी, वह कौन है यहाँ पे, नेहरू हैं। नेहरू का वैज्ञानिक और तार्किक स्वभाव, तो वैज्ञानिक, तो देखिए यहाँ पे विदेश में पढ़ाई करी ब्रिटेन में, तो वैज्ञानिकतावाद इनमें कूट कूट कर भरती है, भगवान के ऊपर विश्वास ज़्यादा नहीं करते थे, सिर्फ वैज्ञानिक, मतलब यहाँ पे वैज्ञानिकवाद पर विश्वास करते थे, तार्किकता के ऊपर विश्वास करते थे, तर्क के हिसाब से चलते थे, ये यथार्थवाद पर ज़्यादा बल देते थे, मतलब यथार्थ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो चीज़ दिख रही है अर्थ के साथ वही चीज़ सही है यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे मानव की, यहाँ बोलना चाहिए यहाँ पे मानव या व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, राष्ट्र और राज्य यहाँ क्या बोलना चाहिए, सेकेंडरी चीज़ है ना, मतलब मानव इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति मात्र इंपॉर्टेंट है। तो नेहरू ने आधुनिकीकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे, है ना। तो नेहरू क्या बोला मैंने यहाँ पे, आधुनिकीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या बोला यहाँ पे, समर्थक थे। धर्म और ईश्वर के मामले में वे क्या थे यहाँ पे, अज्ञेयवादी थे, मतलब धर्म और ईश्वर क्या बोला मैंने यहाँ पे, धर्म और ईश्वर को वो नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी पूरी शिक्षा कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, है ना। अब वे क्या बोलते थे यहाँ पे, राजनीति मुझे अर्थशास्त्र में लाई, वे क्या बोल रहे हैं, राजनीति मुझे अर्थशास्त्र में लाई, अर्थशास्त्र विज्ञान में, विज्ञान, है ना, देखिए राजनीति मुझे अर्थशास्त्र लाई, अब अर्थशास्त्र विज्ञान में लाया, विज्ञान ने मुझे गरीबी, भुखमरी, अंधविश्वास, रूढ़िवाद के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया, है ना। तो राजनीति से कहाँ है, अर्थशास्त्र में आया, है ना, अर्थशास्त्र उन्होंने कहाँ लाई, यहाँ पे विज्ञान में लाई, विज्ञान उन्होंने कहाँ लाया, यहाँ पे गरीबी, विज्ञान उनकी ताकत दी कि यहाँ पे गरीबी, भुखमरी, अंधविश्वास, रूढ़िवाद के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे लाया जा सकता है, ये क्या कौन बोलते हैं, नेहरू जी बोलते हैं। नेहरू क्या बोलते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ पे, केवल विज्ञान ही इस देश की समस्या सुलझा सकता है, केवल विज्ञान, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना इंपॉर्टेंट है, यही इस देश की समस्या को सुलझा सकता है। भूख, गरीबी, असुरक्षा, निरक्षरता, अंधविश्वास व जानलेवा रीति रिवाज, विशाल संसाधनों की बर्बादी है, भविष्य विज्ञान और विज्ञान से मैत्री करने वालों का ही है, मतलब भविष्य तभी होगा जब विज्ञान और विज्ञानवाद आएगा। तो नेहरू जी का ये बहुत अच्छा विचार था, तभी यहाँ पे बीएसपी हो गया यहाँ पे, और अलग अलग जो इंडस्ट्री वो स्थापित हुई, बाल्को इंडस्ट्री, मतलब बाल्को हो गया अपने यहाँ पे। तो नेहरू बुद्धिवादी और यथार्थवादी थे, है ना, बुद्धिवादी मतलब जो दिमाग से चलता है, और यथार्थवादी मतलब जो सब चीज़ों को अर्थ के साथ दिखता है। तो ये हो गया। जीवन के प्रति संशयवादी दृष्टिकोण के कारण वे ईश्वर और ब्रह्मा जैसी आध्यात्मिक धारणाओं में विश्वास नहीं करते थे, है ना। तो यहाँ पे ईश्वर ब्रह्मा, ठीक है, यहाँ पे नास्तिकतावादी थे, पर उसको वो हटाते नहीं थे, मतलब ठीक है जिसको विश्वास है तो ठीक है, पर मेरे को नहीं है, ठीक है। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, इस कारण वे प्रत्येक घटना, परिस्थितियों के कार्य के कारण के आधार पर व्याख्या करना उचित है, मतलब कोई भी कार्य के पीछे क्या होता है, यहाँ पे कारण होता है ना, तो इसके आधार पर व्याख्या करना उसके लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। वे वैज्ञानिक चिंतन को पारलौकिक चिंतन से अधिक श्रेष्ठ मानते थे, वे वैज्ञानिक चिंतन क्या करते थे यहाँ पे, पारलौकिक चिंतन से अधिक श्रेष्ठ मानते थे, है ना। वैज्ञानिक चिंतन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पारलौकिक मतलब परलोक, है ना, मतलब परलोक में भी कोई ईश्वर, ब्रह्मा या नर्क, स्वर्ग का द्वार, ये सब चीज़ें बात की बात है। पहले यहाँ पे यही लोग को देखो, यहाँ पे पारलोक को मत देखो, यही लोग को देखो, यही लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है पारलोक से, है ना। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, बुद्धिवादी था, लेकिन वे पूर्णतः भौतिकवादी नहीं थे, है ना। वे मार्क्स की भांति क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, नितांत भौतिकतावादी में, और न ही गांधी तरह आध्यात्मवादी अभूत थे, मतलब यहाँ पे मार्क्स के क्या बोलते थे, भौतिकवाद बोलते थे ना, मार्क्स क्या बोलते थे यहाँ पे, भौतिकतावाद में विश्वास करते थे, और गांधी क्या बोलते थे, आध्यात्मवाद। तो ये दोनों का मिक्स फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलते थे। वे वस्तु यहाँ पे आस्तिक नास्तिक दोनों का वर्गीकरण पड़ता, मतलब आस्तिक भी नहीं थे, नास्तिक भी नहीं थे, है ना। वे आध्यात्म के प्रति उदासीन तो थे, किंतु आध्यात्मिक धारणाओं के प्रति यहाँ पे उनके मन में विरोध की भावना नहीं थी, ठीक है, कोई भगवान को पूजने दो, मेरे को तो विरोध नहीं है भाई यहाँ पे ना। वे संस्थागत धर्म से सदैव क्या रहे, यहाँ पे दूर रहे। नेहरू मूलतः धर्मनिरपेक्षतावाद, मतलब यहाँ पे धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, वे एक हैं, धर्मनिरपेक्षतावाद के समर्थक थे, जबकि गांधी जी धर्मनिरपेक्षतावाद को मानते थे, है ना। ये गांधी जी के समर्थक थे, पर नेहरू इसके असमर्थक थे। वे गांधी की तरह धर्म और राजनीति के मिलन के पक्षधर नहीं थे, मतलब धर्म और राजनीति यहाँ पे इसका मिलन नहीं हो सकता है, मतलब धर्म अलग है, राजनीति अलग है, धर्म और राजनीति कनेक्ट नहीं करते, जैसे कि गांधी जी धर्म और राजनीति क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। नेहरू हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय और धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल का निर्माण कट्टर विरोध, मतलब यहाँ पे हिंदू के लिए अलग धर्म, यहाँ पे ईसाई के लिए अलग राजनीतिक दल, यहाँ पे और बोलना चाहिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के लिए अलग राजनीतिक दल, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। धर्म को राजनीति से मिलाना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने हिंदू महासभा, आरएसएस, अकाली दल, मुस्लिम लीग की हमेशा आलोचना की, मतलब अलग अलग क्या आप कर रहे हो भाई, यहाँ पे धर्म के आधार पर क्या कर रहे हो, राजनीति को मिला के राजनीति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो यहाँ पे, तो राजनीति से क्या होती है, टूटती है।
नेहरू का धर्मनिरपेक्षता यूरोप की तरह धर्म और राजनीति से पूर्णतः क्या है, पृथक्करण है। मतलब धर्म और राजनीति क्या है, एक नहीं है। जैसे यूरोप में धर्म राजनीति एक नहीं है, वैसे भारत में भी धर्म और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए, बल्कि सकारात्मक हस्तक्षेप के समर्थक थे। इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, है ना। नेहरू के अनुसार यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म के विरुद्ध होना भी नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता हो। धर्म ऐसा नहीं कि मतलब धर्म को, अगर कोई धर्म को मान रहा है तो उसको धर्म को मानने से रोका जाए। वे क्या बोलते थे यहाँ पे, धार्मिक व अंतःकरण स्वतंत्रता तो हो, है ना। मतलब यदि कोई व्यक्ति मानना चाहता है तो माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेहरू धर्मनिरपेक्षता पर सरदार पटेल की प्रसिद्ध व्यंगोष्ठी, भारत में एक ही राष्ट्रीय मुसलमान है और वह है नेहरू, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भारत में एक ही राष्ट्रीय मुसलमान है और वो भी कौन है, नेहरू है। ठीक है। यहाँ पे वैज्ञानिक मानवतावाद मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे विज्ञान और मानवतावाद को एक किया। तो मानवतावादी धारणा इन्होंने कहाँ ली थी, गांधी से ली थी। तो नेहरू का वैज्ञानिक मानववाद, वैज्ञानिक आयाम मार्क्स तथा आध्यात्मिक आयाम गांधी का मिश्रण है। मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे वैज्ञानिक मानववाद क्या हो जाएगा आपका, वैज्ञानिक आयाम मार्क्स का, है ना। मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पे, मार्क्स का हो जाएगा और गांधी का हो जाएगा, गांधी का आध्यात्मिक आयाम। तो दोनों को क्या करते थे, मिक्स करने का प्रयास करते थे। यह वसुधैव कुटुंबकम और मानव कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम उन्होंने मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर से लिया था, और मानव कल्याण के लिए तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण साथ मतलब यहाँ पे मानव कल्याण करना आपको कुल मिला के ये करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। मतलब मिश्रित रूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिला दो मानव कल्याण के लिए, क्योंकि यही अपना क्या परम लक्ष्य है। वसुधैव कुटुंबकम अपना परम लक्ष्य है, तो इसलिए इसको मिलाना जरूरी है ना। वे परंपरागत अर्थ में व्यक्तिवाद तो नहीं थे, किंतु व्यक्ति उनके चिंतन केंद्रित था, मतलब व्यक्ति केंद्र में था। वे मूलतः मानववादी थे, अर्थात समाज की मूल इकाई मनुष्य है, मनुष्य की सत्ता ही वास्तविक है। हम ईश्वर सत्ता से इनकार कर सकते हैं, है ना। मतलब ईश्वर इंपॉर्टेंट नहीं, मनुष्य इंपॉर्टेंट है, किंतु मनुष्य की सत्ता को नहीं, है ना। वे व्यक्ति को साध्य तथा शेष सभी साधन मानते हैं, मतलब व्यक्ति साधन है, वही शेष है, बाकी जो भी है यहाँ पे राष्ट्र राज्य, यहाँ पे ये सब साधन है ना। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र राज्य ये सब साधन है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ना। पारलौकिक सुखों की चिंता न करके इसी जीवन को श्रेष्ठ बनाना नेहरू के जीवन का आदर्श मूलाधार है। मतलब पारलौकिक शक्ति मतलब कहाँ मरने के बाद इंसान स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, इसकी चिंता मत करो भाई, यही लोक में यहाँ पे वो करो, क्योंकि यही लोक में जो हमारे सामने दिख रहा है वही सत्य है, बाकी सब चीज़ें क्या बोलना चाहिए, असत्य है ना। KP करुणाकरण ने क्या बोला है, उन्हें मानवतावाद का झंडा ऊंचा, है ना, उठाया किसने, नेहरू ने। ऐसा कौन बोलते हैं, KP करुणाकरण बोलते हैं। नेहरू टैगोर के महान मानवतावादी मानते हैं। नेहरू टैगोर क्या मानते हैं यहाँ पे, महान मानवतावादी मानते थे। टैगोर के मानव के प्रति आस्था ने उन्हें अभिभूत कर दिया था ना। नेहरू टैगोर को क्या मानते हैं यहाँ पे, मानवतावादी मानते हैं, और टैगोर की मानव के प्रति आस्था ने उन्हें अभिभूत कर दिया। मतलब यहाँ पे मानवतावादी विचार उन्होंने गांधी से भी लिया था और कुछ मात्रा में बोलना चाहिए टैगोर से भी लिया था ना। उन्होंने अपने ग्रंथ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में टैगोर के इस संदेश की कि मैं ईश्वर विश्वास खो सकता हूँ, किंतु मैं मनुष्य के विश्वास खो देना घोर पाप कभी नहीं करूँगा ना। मतलब टैगोर क्या बोलते थे, मैं ईश्वर विश्वास खो सकता हूँ, ईश्वर विश्वास खो जाए, पर मनुष्य में विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही लोक में कौन इंपॉर्टेंट है, मनुष्य। यही लोक में ईश्वर तो नहीं दिख रहा है, यही लोक में कौन दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है। तो मनुष्य मात्र की क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, उन पर विश्वास जरूरी है। ऐसा कौन बोलते थे यहाँ पे, टैगोर बोलते थे। तो टैगोर की इस बात की प्रशंसा कौन कर रहे हैं यहाँ पे, नेहरू कर रहे हैं। अब देखिए, नेहरू वास्तव में भारत के रूप में जिन तत्व की पहचान की जानी चाहिए वह है भारत के लोग, है ना। भारत माता एक्चुअल में यहाँ पे अलग से माता नहीं है, यह मतलब करोड़ों भारतीय लोगों की आस्था है भारत माता। तो भारत माता के केंद्र में भी क्या है, यहाँ पे व्यक्ति है। तो आप व्यक्ति माता की सेवा करेंगे यहाँ पे, तो भारत माता की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें भी व्यक्तिवाद को या फिर मानवतावाद को बहुत ज़्यादा प्रश्रय कौन दे रहे हैं, नेहरू जी दे रहे हैं। मनुष्य के प्रति नेहरू की आस्था दो स्वाभाविक आयाम हैं। वे समस्त संस्थाओं के औचित्य केवल एक ही आधार स्वीकार करते हैं कि वे मानव के कल्याण के प्रति क्या हो, समर्पित हो। एक न्यायनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना उन्होंने की। एक न्यायनिष्ठ क्या बोलना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना उन्होंने की, तथा राष्ट्र और अन्य दमनकारी संस्थाओं के बाध्यकारी नियंत्रण द्वारा नहीं, अपितु मानव मंत्रित उदात्त श्रेष्ठता और समन्वयवादी प्रवृत्तियों में आस्था रखकर की जा सकती है। ऐसा कौन बोलते हैं, नेहरू बोलते हैं। अब देखते हैं नेहरू के राजनीतिक विचार, मतलब प्रबुद्ध सकारात्मक राष्ट्रवाद, है ना। नेहरू क्या थे, सच्चे राष्ट्रवादी थे, मतलब राष्ट्र राज्य का निर्माण हो। उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण और हरधर्मी किस्म का राष्ट्रवाद नहीं था, संकीर्ण भी नहीं था, हरधर्मी भी नहीं था, जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी था। क्योंकि अंध राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, है ना, और उपनिवेशवाद, विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। क्योंकि यहाँ पे जो हिटलर और जो मुसोलिनी का राष्ट्रवाद है ना, ये मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे हिटलर ने क्या लाया था, नाजीवाद, और मुसोलिनी ने क्या लाया था, फांसीवाद लाया था। तो ये सबको बढ़ावा देता है, है ना, उपनिवेशवाद को, विस्तारवाद को। तो ये इसके ऐसे राष्ट्र का समर्थन नहीं थे जो दूसरे को अहित करके यहाँ पे लाया जाए। राष्ट्रवाद अनिवार्य रूप से भावना विरोधी है, ऐसा नेहरू बोलते हैं, और यह अन्य राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध घृणा क्रोध में से फलता फूलता है ना।
नेहरू का राष्ट्रवाद नकारात्मक नहीं है बल्कि क्या है, सकारात्मक है। ठीक है भाई, यहाँ पे नेगेटिविज्म नहीं है, यहाँ पे इसमें पॉजिटिविज्म है। सकारात्मक राष्ट्रवाद को प्रबुद्ध या रचनात्मक राष्ट्रवाद बोला जाता है ना। नेहरू ने राष्ट्रवाद की स्थापना में अरविंदो, दयानंद सरस्वती, तिलक, वीर सावरकर अन्य आदर्शवादियों की तरह धार्मिक आदर्श स्वीकार नहीं किया, बल्कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद को आधार बनाया है ना। संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद मतलब क्या जगह, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे सभी में भाईचारा है। नेहरू के राष्ट्रवाद का मूल तंत्र क्या है, यहाँ पे सांस्कृतिक बहुलवाद, मतलब ऐसा राष्ट्रवाद हो जिसमें सभी संस्कृतियों को यहाँ पे है ना फलने फूलने का यहाँ पे क्या मिले, मौका मिले, और संश्लेषणवाद, ये दो चीज़ें यहाँ पे राष्ट्रवाद का मूल तंत्र है। नेहरू का प्रसिद्ध कथन है कि एशिया में समाजवादी आंदोलन राष्ट्रवाद के शत्रु है, मतलब एशिया में जो समाजवाद चल रहा है यहाँ पे ये राष्ट्रवाद का शत्रु है, ये राष्ट्रवाद को आने नहीं देगा। समाजवादी आंदोलन मतलब वही बोलना चाहिए यहाँ पे कि मजदूर एक हो जाओ, है ना। कार्ल मार्क्स का समाजवाद मतलब समाजवाद कहीं ना कहीं यहाँ पे राष्ट्रवाद का प्रबल शत्रु है। कौन बोलते हैं यहाँ पे, नेहरू बोलते हैं। संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद है ना, तो इसमें क्या बताया गया यहाँ पे, यह वो सिद्धांत है जो राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयतावाद के साथ मिलाकर मानववाद को बढ़ावा देता है ना। ये क्या करेगा यहाँ पे, राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयवाद से क्या करेगा, मिलाएगा, है ना, और क्या करेगा, मानववाद को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। यह सिद्धांत टैगोर की देन है। यह सिद्धांत किसकी देन है, टैगोर की देन है, संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद, है ना, ये टैगोर से उन्होंने लिया। नेहरू ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक 1934 में लिखा कि ध्वंसात्मक राष्ट्रवाद के बारे में लिखा है ना। ध्वंसात्मक राष्ट्रवाद के बारे में क्या लिखा है, राष्ट्रवाद अपनी जगह ठीक है परंतु यह एक अविश्वसनीय मित्र है और असुरक्षित इतिहासकार है। मतलब यहाँ पे अपनी जगह राष्ट्रवाद अपनी जगह ठीक है परंतु फिर भी यहाँ पे अविश्वास, कभी भी धोखा दे सकता है और असुरक्षित इतिहासकार है। यह बहुत सारी घटनाओं में हमारे आंखों में पट्टी बांध देता है भाई, देखने नहीं देता है ना, और कभी कभी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, तो राष्ट्रवाद की आलोचना भी करते हैं। तो नेहरू राष्ट्रवाद को सकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक कैसे, यहाँ पे सकारात्मक रूप से राष्ट्रवाद ने विभिन्न देशों में जनसमूह में एकता के सूत्र में उन्होंने क्या किया, बांधने का प्रयास किया। इस दृष्टि से राष्ट्रवाद एक सजीव शक्ति है, मतलब एक जिंदा इंसान है। वैसे ही यहाँ पे नकारात्मक रूप से राष्ट्रवाद ने क्या बोला, विभिन्न देश जनसमूह को नुकसान पहुंचाया है तथा देशों में अहंकार और श्रेष्ठता की भावना, मतलब अहंकार और श्रेष्ठता की भावना भी लाता है ना। जैसे भी अमेरिका में अहंकार है, उनमें श्रेष्ठता की भावना है, तो कहीं कहीं नकारात्मक वाद को भी बढ़ावा देता है, सकारात्मक वाद को भी बढ़ावा देता है। गांधी की तरह नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भारत की स्वतंत्रता ही नहीं है ना। गांधी की तरह नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता ही नहीं अपितु उसके द्वारा विश्व मानवता की सेवा भी है ना। मतलब राष्ट्रवाद भारत को स्वतंत्रता दिलाएगा, स्वाधीनता दिलाएगा, साथ में विश्व मानवता इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व में मानवता की भावना आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे गुट निरपेक्ष यहाँ पे और पंच सिद्धांत दिया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उन्होंने दिया था। नेहरू सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद, नेहरू का सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद वह है जो अपने तथा अपनी जनता के प्रति आस्था रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था क्या करते हैं, स्थापित करने की भूमिका अदा करते हैं ना। ये अगर राष्ट्रवाद आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध भी नहीं होता है ना। तो ये मतलब बहुत पहले इन्होंने सुझाव दिया था, तो इसको पूरे विश्व को फॉलो करना चाहिए। बी क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीयतावाद। नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, वे यूएनओ, गुटनिरपेक्ष, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रबल पक्षधर थे। उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद गांधी और टैगोर की तरह था। गांधी और किसकी तरह था यहाँ पे, टैगोर की तरह था। विश्व मानव कल्याण और शांति पक्षधर थे, जहाँ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो, है ना। विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। उत्पादन, बाजार तथा परिवहन में भी अंतर्राष्ट्रीय, है ना, उत्पादन, बाजार, परिवहन में भी क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। वास्तव में कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, वे सभी परस्पर क्या बोलना चाहिए, निर्भर है। क्यों बोल रहे हैं, नेहरू बोल रहे हैं। नेहरू एक स्वतंत्र देश में ही, है ना, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास हो सकता है ना। नेहरू क्या बोल रहे हैं, एक स्वतंत्र देश है ना, अगर स्वतंत्र देश रहेगा तभी अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास होगा, क्योंकि एक परतन देश की समस्त सोच और शक्ति स्वतंत्रता में लगा रहा है, क्योंकि एक परतन देश की समस्त सोच और शक्तियाँ क्या होनी चाहिए यहाँ पे, स्वतंत्रता में लग रही है। तो स्वतंत्र देश में ही अंतर्राष्ट्रीयतावाद का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा विश्व शांति, तो नेहरू के योगदान मतलब क्या बोला, यूएनओ में उन्होंने समर्थन दिया गया उनको, है ना। और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। एशियाई अफ्रीका में जागरण, मतलब यहाँ जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैज्ञानिकतावाद आना जरूरी है। सक्रिय गुट निरपेक्षता, मतलब यहाँ पे कोई भी गुट में शामिल नहीं होना, अमेरिका गुट में शामिल होना, न ही रशिया गुट में शामिल होना, इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्षता, मतलब तटस्थता नीति, है ना। उसका यहाँ पंच सिद्धांत दिया यहाँ पे चाइना के संबंध में। अब देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब समाजवाद, वो समाजवाद का विरोध तो करते ही हैं, पर समाजवाद अगर आए तो कैसा है, यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है ना। अगर लाना ही है समाजवाद को तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेहरू का समाजवाद यहाँ पे इंग्लैंड के फेबियनवाद समाजवाद
को अपना आदर्श मानते हैं। मतलब फेबियन समाजवाद कहाँ बोला मैंने, यहाँ पे लास्की ने लाया था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो फेबियन मार्क्सवाद के विपरीत शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद स्थापित करने के, मतलब यहाँ पे फेबियन मार्क्सवाद के विपरीत शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब समाजवाद स्थापित हो, पर कैसे हो, यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हो। फेबियन स्वतंत्रता समानता दोनों को समान महत्व देता है। यह सार्वजनिक व निजी पूंजी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। मतलब सार्वजनिक पूंजी भी रहे यहाँ पे और निजी पूंजी भी रहे, है ना। तो निजी पूंजी मतलब अडानी अंबानी का सहयोग कौन करते हैं यहाँ पे, मतलब नेहरू जी कर रहे हैं। जबकि गांधी जी ने ट्रस्टी सिद्धांत दिया था कि मतलब अमीरों की संपत्ति लूट कर यहाँ पे मतलब जो गरीब या निचले तबके के लोग हैं उनको बांट देना चाहिए। नेहरू जिन्हें भारतीय फेबियनवाद कहा है, लास्की से अत्यंत प्रभावित थे, है ना। मतलब नेहरू को भारतीय फेबियनवाद कहा जाता है ना। वो लास्की से प्रभावित थे। उन्होंने सोवियत संघ से नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब सोवियत संघ घूमने गए थे, यहाँ पे रूस घूमने गए थे 1927 में, तो वहाँ से नियोजित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, ये मतलब रसिया से उन्होंने लिया। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिकरण, है ना। तो यहाँ पे रसिया से, जैसे बीएसपी बना यहाँ पे रसिया के सहयोग से बना, क्योंकि वो वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री को देखे थे उन्होंने रसिया में, और इसलिए उन्होंने यहाँ पे रसिया के साथ क्या किया, यहाँ पे कोलैब करके क्या किया, यहाँ पे बीएसपी का निर्माण किया, है ना। जबकि पूंजीवाद से स्वतंत्रता, है ना, मतलब पूंजीवाद स्वतंत्रता, लोकतंत्र, निजी पूंजी अस्तित्व में लिया है। मतलब ये अस्तित्व में रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक समाजवाद का भवन खड़ा किया, है ना। उनका समाजवाद यहाँ पे अर्ध उदारवादी तथा अर्ध समाजवादी। तो अर्ध उदारवादी से क्या आती है, स्वतंत्रता आती है, और इससे क्या आएगी यहाँ पे, अर्ध उदारवाद से स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, और इससे क्या आ जाएगी अपने यहाँ पे, समानता आएगी, समानता, ठीक है। तो ये अपना हो गया। नेहरू ने राज्य के अस्तित्व के 3 प्रयोजन बताए हैं, विनिमयकारी, सुरक्षात्मक और कल्याणकारी राज्य। कैसा राज्य कैसा रहना चाहिए, विनिमयकारी रहना चाहिए, सुरक्षात्मक रहना चाहिए और कल्याणकारी रहना चाहिए। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद जनता की राजनीति व आर्थिक, है ना, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का उपाय है ना। नेहरू क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ पे जनता की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता क्या करना, सुनिश्चित करने का, है ना, उपाय है ना। नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद 4 प्रमुख विषय हैं, मार्क्सवाद, समाजवाद, लोकतंत्र। देखिए मार्क्सवाद, यहाँ पे समाजवाद क्या बोले, 4 प्रमुख विषय हैं, मार्क्सवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और भारतीय जनता के की प्रकृति और परिस्थितियाँ, है ना। नेहरू क्या बोलते हैं, मैं यह खुले में स्वीकार करता हूँ कि मैं एक समाजवादी और क्या बोलना चाहिए, गणतंत्रवादी हूँ। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने दिया था। नेहरू जी ने समाजवादी विचारों की शुरुआत 1927 में सोवियत रूस की यात्रा से होती है। पर समाजवादी कैसा हो, यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद हो। सोवियत रशिया 1928 में पुस्तक में कहा कि आम विश्व को जिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान ढूंढने के लिए रूस के बाद उदाहरण बहुत सारे हैं, है ना। तो रूस से अपनी सहायता लेनी चाहिए, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो या फिर बोलना चाहिए यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियों का निर्माण करना हो, है ना। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें मार्क्स से प्रभावित समाजवादी बताया, है ना। 1930 में कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या एक ही है और उसको हल किया जा सकता है, और वह है समाजवाद, मतलब क्या, लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना। नेहरू वोट की अपेक्षा रोटी ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र के साथ यहाँ पे आर्थिक लोकतंत्र भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं यह खुले रूप से स्वीकार करता हूँ कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास नहीं करता। मैं समाजवादी हूँ। जिस समाजवादी मतलब क्या, लोकतांत्रिक समाजवादी, और गणतंत्रवादी हूँ। गणतंत्र भारत में रहना चाहिए। नेहरू ने पूंजीपति और भूस्वामी दोनों पर तीव्र प्रहार किए हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये दोनों भारतीय गरीबी के लिए उत्तरदायी, ये पूंजीपति और भूस्वामियों को गरीबी के लिए उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूंजीपति द्वारा जो संपत्ति यहाँ पे अधिग्रहण की गई है वो ठीक है, उसको वो सही माने, पर पूंजीपति और भूस्वामी जरूरत से ज़्यादा क्या अति कर दे रहे हैं, जिससे यहाँ पे समाज के कुछ तबके बहुत ज़्यादा अमीर और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हो जा रहे हैं। उन्होंने पूंजीवाद, सामंतवाद के अलावा साम्राज्यवाद को भी भारतीय गरीबी के लिए क्या बनाया यहाँ पे, मतलब यहाँ अंग्रेजों ने यहाँ पे साम्राज्यवाद फैलाया था, उसी कारण भारतीय जनता क्या हुई, गरीब हुई। ये पूरे भारत से धन संपत्ति लूट के इंग्लैंड ले गए और भारतीय जनता क्या हो गई, गरीब हो गई। नेहरू के विचार में फेबियन प्रकार के लोकतांत्रिक समाजवाद तथा स्वराज और कल्याण, है ना, मतलब यहाँ फेबियन प्रकार के समाजवाद, स्वराज, कल्याण के गांधीवादी विचार के बीच समन्वय स्थापित किया है ना। मतलब फेबियन लोकतांत्रिक समाजवाद तथा स्वराज और कल्याण के गांधीवादी विचार पर क्या किया, समन्वय स्थापित किया गया है। नेहरू, मैं भारतीय संसद के लिए कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भीतर राष्ट्रवाद ने मुझे विदेशी शासन को सहन नहीं करने देता ना। विदेशी शासन यहाँ इंपॉर्टेंट भारत में है ही नहीं। मैं इससे अधिक समाजवाद के लिए अधिक कार्य करूँगा, क्योंकि मेरे लिए यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन अप्रत्याशित सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस समाजवादी संगठन बने। नेहरू क्या बोलते हैं यहाँ पे, लोकतंत्र का अर्थ है समुदाय का आत्म अनुशासन तथा सहिष्णुता, है ना। सहिष्णुता न केवल उन लोगों के प्रति जिनमें हम सहमत हो, बल्कि उनके प्रति जिनसे हम असहमत हो, मतलब सबके प्रति रहना। जिससे हम सहमत हो उनसे भी सहिष्णुता रखनी है, और जिससे हम असहमत हो उनके प्रति भी सहिष्णुता रखनी है। यही है लोकतंत्र, है ना। यही लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पे। नेहरू संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समता, अधिकारों, बहुदलीय प्रणाली, औद्योगिकरण और धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे, है ना। गांधी और नेहरू
नेहरू को गांधी जी के साधन व साध्य की एकता तो पसंद थी, किंतु निरपेक्ष अहिंसा नहीं, है ना। मतलब अहिंसा करना ही नहीं, ये उनको पसंद नहीं था। नेहरू ने हिंसा बुरी है किंतु दास्ता उससे अधिक बुरी है ना। मैं अहिंसावादी दास्ता की अपेक्षा हिंसा के साथ मतलब अहिंसावादी दास्ता मतलब अहिंसावादी मतलब दास्ता के साथ मैं हिंसा के साथ होने वाले संता को ज़्यादा अधिक पसंद करूंगा, ऐसा बोलते हैं। मतलब हिंसा कौन थे यहाँ पे, समर्थक कौन थे यहाँ पे, मतलब नेहरू थे, और वो अहिंसा मतलब गांधी की अहिंसा क्या करते थे, यहाँ विरोध करते थे, है ना। नेहरू गांधी की धार्मिकता ट्रस्टी थी, मतलब यहाँ पे मतलब अमीरों को धन लूटो, गरीबों को दो, कुटीर उद्योग, चरखा साथ, औद्योगिकरण, मशीनीकरण का विरोध करते थे यहाँ पे, और संसदीय लोकतंत्र की अवहेलना और दल विहीन लोकतंत्र पसंद नहीं थे ना। मतलब यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है, और दल विहीन लोकतंत्र जो वो गांधी जी नहीं मानते थे, उसकी मतलब वो बोलते थे कि लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए। गांधी जी संसद को विश्वास नहीं करते थे, दलील लोकतंत्र विश्वास नहीं करते थे गांधी जी, पर यहाँ पे नेहरू करते हैं संसदीय लोकतंत्र पर भी और दलील लोकतंत्र पर भी। नीतिगत मतभेदों के बावजूद नेहरू के चरित्र पर विश्वास करते हुए गांधी जी ने क्या बोला यहाँ पे, 1942 में औपचारिक रूप से उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसको, मतलब नेहरू को। महात्मा गांधी ने नेहरू के संबंध में कहा है कि जहां उनमें एक योद्धा के समान साहस चपलता है, वहीं एक राजनीतिक सी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता भी है ना। वह एक निडर, निष्कलंक और निर्दोष सरदार हैं, और राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है, ऐसा वो बोलते थे। नेहरू जी पर अंग्रेज सभ्यता का गहरा प्रभाव था। गांधी जी उन्होंने हमारा अंग्रेज कहकर पुकारते थे, है ना। मतलब यहाँ पे अब ब्रिटेन में पढ़े थे भाई, यहाँ पे ब्रिटेन में पढ़े थे, तो यहाँ पे अंग्रेजी भावना तो आएगी उनमें। रसिया भी घूम के आ गए थे। गांधी जी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो जवाहर मेरी भाषा बोलेगा, मतलब मेरा उत्तराधिकारी वही है। नेहरू ने गांधी की प्रशंसा में कहा, नेहरू अब गांधी की प्रशंसा बोलते हैं कि हम अपनी समस्त महत्ता, विरोधाभास तथा लोगों को गतिशील बनाने की शक्ति के साथ वे सारे स्तर सामान्य स्तर से क्या बोलना चाहिए, ऊंचे हैं। उन्हें अन्य लोगों की भांति आका और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब सभी स्तर में कौन है यहाँ पे, गांधी जी। उन्हें किसी से आका या मूल्यांकन किया नहीं जा सकता, है ना। नेहरू विशेष मतलब नेहरू विशेष लास्ट है अपना। वे टैगोर के शब्दों में भारत के ऋतुराज, है ना। टैगोर शब्द में क्या बोलते हैं, नेहरू को भारत ऋतुराज बोल रहे हैं। और आचार्य नरेंद्र देव के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रवर्तक थे, है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद किसने लाया था, नेहरू ने लाया था। और आचार्य नरेंद्र देव के लिए किसने लाया था, नेहरू ने लाया था। ऐसा कौन बोल रहे हैं, टैगोर बोल रहे हैं। विस्टन चर्चिल के शब्दों में क्या बोल रहे हैं, नेहरू के लिए क्या बोल रहे हैं, द्वेष रहित निर्भीक व्यक्ति, है ना। मतलब उनके मन में द्वेष भावना थी ही नहीं, और वे क्या थे, निडर या निर्भीक व्यक्ति थे। पट्टाभी सीतारामैया क्या बोलते हैं, नेहरू एक राजनीतिज्ञ हैं, नेहरू एक राजनीतिज्ञ हैं, न कि कोई संत अथवा दार्शनिक। संत भी नहीं है, दार्शनिक भी नहीं है। ये संत और दार्शनिक या फिर यहाँ पे परलौकिक शक्ति विश्वास नहीं करते हैं, ये एक राजनीतिज्ञ हैं, और राजनीति के ऊपर, राजनीतिक महत्व पर ज़्यादा यहाँ पे विश्वास करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते हैं यहाँ पे, उन्हें आने वाले कल का क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। मतलब आइंस्टीन इतने दिमागदार थे कि उन्होंने पहले ही इनको राष्ट्रपति बना दिया, मतलब सॉरी प्रधानमंत्री बना दिया। और नेहरू को निरा आदर्शवादी, हेलमेट ऑफ इंडिया बोला जाता है ना। हेलमेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, निरा आदर्शवादी बोलते हैं इनको, है ना। तो आशा करता हूँ कि नेहरू के जीवन परिचय के बारे में बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो में रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो, शुभ हो।